गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया ही टॉपिक जिसे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे कि स्किनर ने किन किन जीवों पर प्रयोग किया था, इनका शिक्षा पर क्या महत्व है, और अंत में आपको वीडियो के अंत में आपको एक पाँच क्वेश्चनों का सीरीज भी मिलेगा। तो देखते हैं आगे किनके लिए और क्या करें। यहाँ पर देखिए आप हेडिंग दिख रहा होगा, किनके लिए और क्या करें। तो ये किनके लिए है? सीटेट के लिए है, जो सीटेट देने वाले हैं। किनके लिए है? जो सीटेट देने वाले हैं उनके लिए, जो एस्टेट देने वाले हैं उनके लिए, जो सुपर टेट देने वाले हैं उनके लिए, EMRS के लिए है, DSSS के लिए, एनी अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। अब आपको करना क्या है, क्या करें? आपको करना है लाइक, क्योंकि मेहनत के बदले मैं आपसे एक लाइक चाहूँगा, और करना है दोस्तों में शेयर, अच्छे कमेंट करने हैं इनकरेजमेंट के लिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, उसे दबा देना है, और करना क्या है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। इनका परिचय देख लीजिए आप। पूरा नाम BF स्किनर, बुहरम फ्रेडरिक स्किनर। कौन से देश से? तो अमेरिका से। यहाँ से एक सवाल आता है कि ये किस देश के वैज्ञानिक थे, किस देश के दार्शनिक थे, किस देश के आविष्कारक थे। तो आप नीचे कुछ देखेंगे, उसका व्यक्तित्व परिचय। ये सामाजिक दार्शनिक थे, लेखक, वैज्ञानिक तथा आविष्कारक, और कट्टर व्यवहारवादी। अब ये कट्टर व्यवहारवादी क्या होता है? जब तक उसे प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे वो मानने वाले नहीं हैं। अगर हम कहेंगे कि पेड़ चलता है, ये वो कहने का मतलब है, तो वो कहेगा पहले दिखाओ चला के तब हम मानेंगे। इसे हम कहते हैं कट्टर व्यवहारवादी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, इनके और दूसरे भी नाम हैं। अब देख लीजिए कितना नाम है। पहला है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग, पांचवा सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, छठा नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, RS थ्योरी, स्किनर का बॉक्स प्रयोग, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। नैमित्तिक का मतलब होता है इच्छा आधारित कार्य। अगर आप हमें कहें कि फल खा लो, तो मैं कहूँगा मुझे इच्छा नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। वही कोई फुसला, बाबू खा लो ना। अधिकतर लड़का लड़की में होता है, तुमने खाना खाया, उधर से झूठ बोल दिया, नहीं, जबकि ठूस ठूस के खा लिया, तो उसकी इच्छा थी झूठ बोलना, बोल दिया। तो उसी तरह यहाँ पर है, इच्छा पर जो कार्य होते हैं, मेरी इच्छा, मैं करूँ या ना करूँ, इसे कहा जाता है नैमित्तिक। तो आगे चलिए इनके देखते हैं प्रयोग को। स्किनर का चूहे पर प्रयोग 1938। ये सवाल यहाँ से एक बनता है। एक सवाल मैंने बताया कहाँ के थे, दूसरा सवाल बनता है कि कब किया था चूहे पर प्रयोग। तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, और ये इसका पहला प्रयोग था। इन्होंने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया, यानी अपना स्किनर बॉक्स जो ये नाम दिया है, ठीक है। एक बक्सा था, उसमें देखिए लाइट्स लगे होते हैं, लीवर होता है, डिस्पेंसर होता है। आगे मैं बताऊंगा ये बक्से पे काम कैसे होता है, ठीक है। स्किनर ने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया, जो पूर्णतः ध्वनि रोधी बॉक्स था, किसी भी तरह से आवाज़ अंदर नहीं आ सकता था। बॉक्स की दीवार से निकला हुआ एक लीवर था, और जैसे इस लीवर पर पैर लगता था, ठीक है, जैसे इस लीवर पर पैर दबता था, एक मशीन चालू हो जाती थी। उस लीवर पर पैर दबने से एक मशीन चालू हो जाती थी, और इसका रिकॉर्डिंग होने लगता था कि क्या हो रहा है अंदर। लीवर के दबने से एक काम और होता था, भोजन मिलता था गोली के रूप में, छोटे छोटे गोल गोल के रूप में चूहे को ऐसे गोली गोली के रूप में भोजन मिलता था। किसे? चूहे को। अब आप देखिए क्या हो रहा था,
बक्से में बंद किया, ध्वनि रोधी, किसी भी तरह से उसको साउंड नहीं मिल रहा है, वो चलते चलते इधर उधर मुंह मार रहा है, घूम रहा है, इधर नोच रहा है, उधर ये कर रहा है, अचानक से पैर पड़ गया एक लीवर पे, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट जलता था और लाइट जलने के बाद एक आवाज़ भी आती थी और उसे एक भोजन का दाना मिलता था, कुछ गोल गोल रूप में दाने मिलते थे और इसका रिकॉर्डिंग भी हो जाता था। ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफ़ी समय तक इधर उधर घूमता रहा, फर्श और दीवार को सूंघता रहा, दांत से दीवार को काटने की कोशिश करता रहा, मतलब पूरा प्रयास किया वो। फिर लीवर के पास आया और लीवर उससे अचानक उसके पैर से दब गया। जानबूझ करके वो नहीं किया, गलती से घूमते घूमते एक बार तो दबेगा ना, तो वो दब गया और दब गया तो उसे खाने के लिए गोलियां मिल गई। गोलियां क्या थी? वो भोजन की गोलियां थी। बाद में देखा गया कि प्रयासों में वह बॉक्स में, कम प्रयासों में, ज़्यादा प्रयास अब नहीं कर रहा था, इधर उधर घूमने या सूंघने में समय व्यतीत नहीं करने लगा, अब इधर उधर वो दिमाग नहीं लगाया, सीधा अब पता चल गया इसको दबाने से भोजन मिलता है। अंत में एक ऐसा समय आया जिसमें उसको बॉक्स में छोड़े जाने पर जाता था और सीधे भोजन को, लीवर को दबा करके भोजन प्राप्त कर लेता था और जैसे ही उसे बॉक्स में बंद किया जाता वैसे ही वह उस विशेष स्थान पर चोट मारकर भोजन प्राप्त कर लेता था। इसमें उसने बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया नहीं, यहाँ चोंच मारने नहीं, यहाँ पैर से दबाने में, ये कबूतर वाला लगता है, टाइपिंग हो गया गलती से, टाइप जो करते हैं उनसे गलती हुआ है। यहाँ पर उन्होंने चोंच नहीं मारी थी, यहाँ पर उन्होंने पैर से दबाया था, पैर से, और पैर दबाने से उसको भोजन मिल गया। इस तरह वो क्या हुआ, वो सीख गया कि कैसे भोजन प्राप्त करना है। वो अब कभी भी उसको बंद करता था, सीधा जाता था, लीवर दबाता था और भोजन प्राप्त कर लेता था। अब देखिए इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, स्किनर का कबूतर पर पहला प्रयोग, ये कबूतर पर पहला प्रयोग था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये दूसरा, असल में ये दूसरा प्रयोग था, क्योंकि 1938 में पहला प्रयोग था चूहे पर और यह प्रयोग है कबूतर के साथ। स्किनर ने चूहे के जैसे ही कबूतर को बक्से में बंद किया। कौन सा बॉक्स? स्किनर बॉक्स में बंद किया। आप देख लीजिए, भोजन की खिड़की है, कुंजी है, थोड़ा सा लाइट आता है, रोशनदान है, ये सेट किया हुआ है अपना सेट, जिसमें एक विशेष स्थान पर चोंच मारने पर उसे उद्दीपन के रूप में भोजन प्राप्त होता था। कबूतर घूम रहा है इधर उधर उधर, एक जगह चोंच मारा, थोड़ा सा लाइट जला और थोड़ा सा खाना मिल गया उसको। पहले कुछ समय तक कबूतर ने इस कार्य को करने में अधिक समय लिया, परंतु कुछ समय के बाद इस कार्य में निपुण हो गया। उसे पता चल गया, शुरू शुरू में उसे दिक्कत हो रहा था, लेकिन बाद में वो सीख गया, अरे इधर उधर मारने से क्या होगा, सही जगह में यहाँ पर है, चोंच मारेंगे तो हमको भोजन मिलेगा, थोड़ा सा लाइट भी जलेगा। और जैसे ही उस बॉक्स में बंद किया जाता वैसे ही वह उसी स्थान पर चोट मारकर भोजन को प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार उसने बॉक्स में चोंच मारने की अनुक्रिया सीख ली। देखिए आपको पता चल गया ना, ये बात रिपीट हुआ है, ये देखिए रिपीट हुआ ना, वो टाइपिंग एरर था, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए सिर्फ कि चूहे ने पैर मारा था लीवर पर और कबूतर ने चोंच मारा था, बस यही अंतर है। अब देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का क्या अर्थ है। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत करता है। स्किनर ने कहा है कि बार बार क्रिया करने से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसीलिए क्रिया प्रसूत का इसका नाम दिया गया है। स्किनर ने अपने इन प्रयोगों के आधार पर बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उनके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। यानी बार बार प्रयास, जैसा प्रयास होगा, अगर सफल प्रयास है तो वो जल्दी सीखेगा, अगर विफल प्रयास है तो उसमें लेट आएगा। जैसे यदि कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे हम मोटिवेट करते हैं, वाह बहुत सुंदर, कितना अच्छा काम किया, देखो देखो इस बच्चे ने कितना बढ़िया से सही बना लिया, तो वो मोटिवेट हो गया, मोटिवेट हुआ ना, तो इसे हम कहेंगे पुनरावृत्ति। वो दोहराएगा, वो अगला बार और जल्दी बना के दिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए। और परिमार्जन, यदि कोई गलत काम कर रहा है और उसे दंड दिया जाए, दंड मतलब डांटा जाए और भी कुछ कि तुम गंदे लड़के हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसको छोड़ भी देगा, इसे ही परिमार्जन कहा जाता है। तो इसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। जहाँ उसको मिला भोजन तभी तो वो बार बार वहाँ पर चोंच मारने लगा और बार बार लीवर दबाने लगा। अगर उसे भोजन नहीं मिलता तो वो बार बार प्रक्रिया नहीं करता। तो चलिए देखते हैं। और व्यक्ति व्यवहार को संचालित करते हुए तथा उसे हमेशा बनाए रखने के लिए परिणाम का सहारा लेता है।
परिणाम, यानी यदि उसको अच्छा परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार को दोहराएगा, और यदि खराब परिणाम मिलता है तो उसको भूल जाने का प्रयास करेगा। स्किनर ने इस व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार का नाम दिया है। इस प्रकार स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। कितने प्रकार के व्यवहार? दो प्रकार के। एक है प्रतिवादित व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंख झपकाना। हम चाहे या ना चाहे आंख ऑटोमेटिक झपक जाएगा। जैसे हृदय गति का चलना, धड़कना, रक्त का प्रवाह होना, सांस लेना, हम चाहे या ना चाहे इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक वो होने लगता है। ये प्रतिवादित व्यवहार। लेकिन दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। इसमें ऐच्छिक क्रिया आता है, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना। हमारा इच्छा होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के उन्होंने व्यवहार कहे हैं, प्रतिवादित व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर द्वारा पुनर्बलन पर जोर। स्किनर ने पुनर्बलन पर जोर दिया था। यहाँ से एक सवाल आते हैं कि स्किनर ने किस पर बल दिया था। तो प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने एक बात और भी बताई है। उन्होंने बताया कि जैसे लीवर में चूहे का पैर पड़ता है, भोजन की प्राप्ति होती, तो उसे भोजन जो है उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है। पुनर्बलन का मतलब मोटिवेट कर देता है उसको, रीइंफोर्समेंट, उसे अगली बार वह क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार वह जान जाता है कि लीवर में पैर पड़ने पर उसे भोजन मिलेगा, तो इस पुनर्बलन के माध्यम से वह हर बार दीवार में पैर रखेगा, क्योंकि पता है उसको भोजन मिलेगा। इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। अब देखिए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले पुनर्बलन को का जन्म किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया। अब ये देखेंगे पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। जिस उद्दीपक को देने से, यानी जो उद्दीपक देने से क्रिया की अनुक्रिया, जो काम हुआ था उसकी संभावना बढ़ जाती है, यानी वो फिर से शुरू करना चाहता है, कि जैसे उसे पुनर्बलन कहते हैं। पहले आप समझिए, यदि किसी को पुनर्बलन उद्दीपक, मान लीजिए कि आपने एक परीक्षा पास की, आपके माता पिता ने आपको साइकिल ला के दिया, तो आपके मन में आ जाएगा, अरे यहाँ पुनर्बलन मिल गया, अगली बार पास करूँगा फिर कुछ मिलेगा, है कि नहीं। तो जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहा जाता है। जैसे साइकिल दिया, मोबाइल दिया, या कुछ कहे कि मैट्रिक फर्स्ट करो, तुमको एक साइकिल लेके देंगे बढ़िया वाला, तुमको एक मोबाइल लेके देंगे, देखो मोटिवेट हो जाएगा, और जब पास हो जाएगा आप उसे दे देंगे तो उसे पुनर्बलन मिल जाएगा। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, और नकारात्मक को नेगेटिव इन्फोर्समेंट। जैसे भोजन दिए, किसी भूखे को भोजन दिए, तो अगली बार आपके द्वार पर आएगा या आपकी मदद करेगा वो। जैसे किसी को गाड़ी दिए तो उसका काम बढ़ गया, जैसे मालिक को इमरजेंसी में था, बीमार था, उसके पास गाड़ी नहीं था, आपने दे दिया, तो वो आपको याद रखेगा, ये आदमी मेरा मदद किया था, कभी इसका हम मदद करेंगे, वो आपको अच्छा बोलेगा। किसी का नौकरी लग गया, तो नौकरी लग गया, जैसे खूब प्रयास किया, बार बार नहीं हो रहा, कितना खुशी मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। इस बार सफल हुए और मेहनत करेंगे, अगला बार जॉब बदल देंगे, बढ़िया वाला जॉब ले लेंगे। या शाबाशी दोगे किसी बच्चे को, वाह कितना अच्छा काम किया, उसको पुनर्बलन मिलेगा सकारात्मक। नकारात्मक में उसको डांट दो, कहेगा इतना बढ़िया काम किया फिर भी हमको डांट देता है, उसको दंड दे दो, तो फिर देखो उल्टा समझेगा। मना कर दो, वो उसके बारे में उल्टा सोच रहा, आपके बारे में उल्टा विचार रखने लगेगा। गाली देना, ये सब जो है नेगेटिव है, इससे उसका मनोबल गिरता है। नोट, यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह उस क्रिया को नहीं दोहराता है। यदि आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो मोटिवेट होगा अंदर से, हमको और कुछ मिलेगा, हमको शाबाशी मिलेगा, हमको अच्छा बोलेगा। लेकिन नेगेटिव में वो क्या करेगा, ये वाला काम किए थे इसलिए हमको डांट मिला। यदि कोई बच्चा नशा करते पकड़ा जाए, उसको डांट मिलता है, उसको सजा दी जाती है, तो वो इस सब चीज़ों को छोड़ देता है। पुनर्बलन अनुसूची, ये पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, जिसमें जब जब क्रिया होती है तब तब पुनर्बलन दिया जाता है। यानी यदि आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा आकर के आपको कहे, देखिए सर मैंने ये बनाया, वाह कितना अच्छा बनाया, फिर दूसरा बार वाह वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है, फिर आया, फिर वाह अरे ये तो गजब कर दिया है लड़का, ये तो कमाल कर दिया, यानी हर बात पर उसको पुनर्बलन दे रहा है, तो इसे कहेंगे सतत पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची मतलब सब में नहीं देना, कुछ कुछ में देना।
जैसे 10 बनाया, 10 में ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला है ना। इसी तरह कुछ सवालों पर शाबाशी देना। अब कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। मैंने कहा था अंत में आपको कुछ प्रश्न उत्तर मिलेंगे। और प्रश्न 1 है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो यहाँ पर कबूतर है, अगर आपको ऑप्शन में चूहा भी मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत नाम से कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? यानी अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत ये स्किनर का ही सिद्धांत है ना। और आखिरी क्वेश्चन है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो स्किनर का जो सिद्धांत है वह उद्दीपन अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप पहले जो बताया गया है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। एक लाइक तो कीजिए, मैं दिन रात इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको तो करना ही चाहिए ना। और भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ, ऐसा नहीं कि ये आखिरी वीडियो हो गया और मेरा काम ख़त्म। मैं जब तक रहूँगा तब तक वीडियो लाता रहूँगा। अब मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा और मोटिवेट करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे, मुझे और भी मज़ा आएगा। तो आपका दिन मंगलमय हो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।